गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, जैसा हम रोज़ शाम को 7 बजे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं, उन फ्री क्लासेस में हम छठवें चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 2 क्लास हम छठवें चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हम बिल्कुल बारीकी से पूरे चैप्टर को कवर कर। तो चलिए, आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधा चलते हैं अपने चैप्टर पर। बेसिकली सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर में दिया हुआ है उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने क्या पढ़ा, अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ा। अम्लीय मृदा क्या है, सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनकी अम्लता कितनी प्रकार की होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले, हमने अम्लीय मृदा बनने के कारणों के बारे में चर्चा की, हमने अम्लीयता के प्रभाव पढ़े। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, जहां हमने अम्लीय मृदा सुधार के उपाय पढ़े और उपयुक्त फसलों के बारे में चर्चा की। थोड़ा सा हम आगे और गए और हमने मृदा में चूने के बारे में जाना, चूने के द्वारा कैसे सुधार होता है, चूने का उपयोग मृदा में किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा हम और आगे चले और हमने मृदा में चूने के महत्व के बारे में भी चर्चा की। फिर जब हम अगली क्लास में मिले तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था लवण प्रभावित मृदा क्या है, इनको किस नाम से जाना जाता है, वो चर्चा हमने की। फिर हमने लवण प्रभावित मृदाओं के निर्माण के कारक, इनका निर्माण कैसे होता है, रिग्रेडेशन क्या है, निम्नीकरण क्या है, लास्ट क्लास में इन पहलुओं पर चर्चा की। थोड़ा सा हम और आगे चले और नेक्स्ट हमने लवण प्रभावित मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। फिर एक छोटे से पॉइंट पर हमने और चर्चा की, वो छोटा सा पॉइंट था अपना विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा और पहले मैं बात करूंगा विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, वो है बेसिकली विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता क्या होती है। पॉइंट क्या है अपना पॉइंट है बेसिकली विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। चलिए, जनरली हम इस पॉइंट पर अब चर्चा करेंगे विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता क्या है और कैसे हमें यहां से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा गौर करना, मैंने एक दिन आपको बताया होगा आयन विनिमय वाले चैप्टर में, दोबारा से यहां रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने बताया था कि जिस तत्व पर आवेश पाया जाता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आयन होता है, आयन। और ये आयन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैं अगर बात करूं तो कौन से होंगे, धनायन। एक अगर मैं बात करूं तो कौन से होंगे, ऋणायन। ये बात मैंने बताई थी। 1 किलोग्राम मृदा में जितने धनायन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे बेसिकली CEC या धनायन विनिमय क्षमता कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि ये धनायन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अम्लीय होंगे और एक बेसिकली क्षारीय होंगे, ठीक है। अब क्षारीय में भी स्पेशल कौन सा होता है, सोडियम होता है। कौन सा, सोडियम। मेरा टॉपिक क्या है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। तो याद रखना, मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है या मृदा में जो कुल धनायन है, उन कुल धनायन में से जितने सोडियम धनायन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कहा जाता है। जैसे मान के चलो मृदा में 100 ग्राम क्या है, धनायन है। इस 100 ग्राम में से 10 ग्राम क्या है, सोडियम है। 10 ग्राम क्या है, सोडियम। तो क्या होगा, 10% विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता होगी। कितनी, 10%। यानी हम कह सकते हैं कि जो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है उसका जितना भाग सोडियम के द्वारा संतृप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बेसिकली मृदा की विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कहा जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है।
विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता को जनरली हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते इसको ESP। ESP को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या कहा जाएगा? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, या इसको ESP कहा जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि ESP होती क्या है, तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में कहूं, अपनी भाषा में, और आपकी किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि मृदा कणों से चिपकी हुई सोडियम की मात्रा, मृदा कणों से चिपकी हुई सोडियम की मात्रा क्या कहलाती है? विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कहलाती है। मृदा की सतह से जितनी सोडियम चिपकी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बेसिकली विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कहा जाता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, सर विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? अगर मान के चलो मैं इसके सूत्र की बात करूं तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा बेसिकली विनिमयशील सोडियम की मात्रा, विनिमयशील सोडियम की मात्रा बटे धनायन विनिमय क्षमता, बटे क्या होगा? धनायन विनिमय क्षमता इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। इतने प्रश्न हमें पूछे जाएंगे विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता से। क्या कहते हैं इसको? ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये क्या है? ये मृदा कणों से चिपकी हुई सोडियम की मात्रा है। सूत्र क्या होगा? विनिमयशील सोडियम की मात्रा बटे धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100। एग्जाम्पल हम पढ़ ही चुके हैं। हमने पढ़ा है कि जो हमारी क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा के लिए इसका मान कितना होता है? 15% से अधिक होता है। और लवणीय मृदा के लिए कितना होगा? 15% से कम होगा। ठीक है, 15% से अधिक। यह हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। अब थोड़ा सा आगे और चलूं मैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमें क्या आता है? नेक्स्ट और अगला पॉइंट सीधा सीधा हमें आता है लवण प्रभावित मृदाओं के गुण। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? लवण प्रभावित मृदा। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? लवण प्रभावित जो मृदा है उसके गुण या प्रभाव। गुण मैं एक ही पॉइंट में दोनों पॉइंट करवा देता हूं, या तो गुण या इनके प्रभाव। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि लवण प्रभावित मृदाओं के गुण लिखिए, लवण प्रभावित मृदाओं की फसल और मृदा पर प्रभाव लिखिए, तो हम एक ही पॉइंट में दोनों चीजों को यहां पर समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग गौर करोगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी हमारी लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है? तो इनके ऊपर सफेद रंग की लवणों की परत पाई जाती है। इनके ऊपर क्या होगा? इनके ऊपर लवणों की सफेद परत होती है। लवणों की क्या होगा? सफेद परत होती है। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं तो इनमें क्या पाई जाती हैं? दरारें पाई जाती हैं। जैसे ही सूखेंगी ये मृदा, इनमें क्या हो जाएगा? दरारें हो जाएंगी। तो दरारें पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है? दरार पाए जाने का मतलब है कि मृदा संरचना खराब हो जाती है। इन मृदाओं की जो मृदा संरचना है वो क्या होती है? मृदा संरचना बेसिकली खराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं इन मृदाओं में क्या होता है? ये मृदाएं बेसिकली दलदली हो जाती हैं, दलदली हो जाती हैं या कीचड़ बन जाता है। इनमें हल्का सा पानी देंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें कीचड़ बन जाएगा, या मैं क्या कह सकता हूं? कीचड़ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं ये जो मृदाएं होंगी, इनमें जो पौधे उगेंगे, पौधे वो जल की कमी के लक्षण दर्शाएंगे। भले ही आपके खेत में पानी भरा हुआ है, अगर मिट्टी लवड़ी है तो पानी भरा रहेगा, तब भी पौधे जल की कमी के लक्षण दर्शाएंगे। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे जल की
कमी के लक्षण दर्शाते हैं, लक्षण दर्शाते हैं। पौधे जल की कमी के लक्षण दर्शाते क्यों हैं? क्योंकि मृदा में क्या बन जाती है, कठोर परत बन जाती है, तो नीचे की तरफ पानी नहीं जा पाता। तो हम कह सकते हैं कि मृदा में कठोर परत बन जाती है, कठोर परत बन जाती है। और कठोर परत क्या करती है, जड़ों की तरफ जल और वायु की प्रवाह को रोक देती है। तो हम कह सकते हैं कि जल और वायु का प्रवाह रुक जाता है, जल व वायु का प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि कठोर परत बनेगी तो पानी को नीचे की तरफ नहीं जाने देगी। ठीक है, और क्या होगा इस मृदा में अगर लवड़ी होगी तो लवड़ी मृदा में क्या होगा, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इनकी क्या होती है, इनकी बेसिकली अधिकता हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये हो गए हमारे लवणीय मृदा के फसलों पर प्रभाव, या मैं कहूं तो लवणीय मृदा के लक्षण। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि लवणीय मृदा की फसलों पर प्रभाव लिखिए, तो हम इनको लिखेंगे। हमें सवाल ये पूछा जाए लवणीय मृदा के गुण कौन से हैं, तो हम इनको लिखेंगे। तो ये हो गया लवण प्रभावित मृदाओं की फसलों पर प्रभाव और गुण। थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, नेक्स्ट समय सवाल कहां से आता है, नेक्स्ट समय सवाल आता है लवण प्रभावित मृदाओं का सुधार। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं लवण प्रभावित मृदा का सुधार। लवण प्रभावित मृदा, और इनमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इनमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली सुधार की। इन मृदाओं का जो सुधार है वो कैसे किया जाता है, लवण प्रभावित मृदाओं का जो सुधार है वो कैसे किया जाता है, हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली याद रखना, लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार के 4 प्रकार के हमारे उपाय होते हैं। कौन कौन से उपाय हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल गौर करते हैं। एक तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जो हमारे उपाय हैं वो कौन से हैं, मैं अगर कहूं तो भौतिक विधि, भौतिक उपाय, लवणीय मृदा सुधार के भौतिक उपाय हैं एक तो, फिर मैं बताऊंगा सभी को आपको। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं कौन से उपाय हैं, जैविक उपाय हैं, जैविक उपाय। ठीक है, तीसरी में अगर बात करूं तो कौन से उपाय हैं हमारे, कृषि उपाय, कृषि उपाय। और नेक्स्ट चौथे पॉइंट पर बात करूं तो कौन से उपाय हैं, रासायनिक उपाय। यानी लवण प्रभावित मृदाओं का सुधार हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, भौतिक उपाय, जैविक उपाय, कृषि उपाय और रासायनिक उपाय। सवाल हमें कैसे आता है, हमें डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार का भौतिक उपाय कौन सा है, यांत्रिक उपाय कौन सा है, जैविक उपाय कौन सा है, कृषि उपाय कौन सा है। इस तरीके से हमें सवाल आते हैं। मान के चलो मैं सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है बेसिकली भौतिक उपाय। भौतिक उपाय, अब भौतिक उपाय में हमारे 3-4 उपाय आते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर सवाल हमें यहां से पूछा जाता है। कैसे सवाल आता है वो मैं आपको बता दूंगा सीधे तौर पर। चलिए, भौतिक उपाय में कौन कौन से उपाय आते हैं हमारे वो समझो। एक तो मैं अगर बात करूं, यहां जो हमारा उपाय आएगा वो होगा बेसिकली खुरचना या स्क्रीफिकेशन। क्या होगा, खुरचना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीफिकेशन। अब ये खुरचना या स्क्रीफिकेशन होता क्या है, इस बात पर गौर करना। मैंने क्या बताया, जो हमारी लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं उनकी ऊपरी परत पर क्या हो जाता है, लवण एकत्रित हो जाता है, सफेद रंग की चादर बन जाती है लवणों की। तो उनको हम अगर खुरच करके एक तरफ कर दें तो हमारे मृदा की लवणीयता दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही है, तो खुरचना या स्क्रीफिकेशन हो गया। दूसरा इसमें क्या आएगा, दूसरा इसमें आता है लवणों का निछालन। क्या आएगा, लवणों का निछालन। अगर हम खेत में पानी भर दें
तो पानी के साथ में पोषक तत्व या लवण कहां चले जाएंगे, निचली परत में चले जाएंगे, तो वो क्रिया लवणों का निचालन होगी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा बेसिकली जल निकास। अगर आपके खेत में प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था है तो मृदा में लवण एकत्रित नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं गहरी जुताई, अगर हम खेत में क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो गहरी जुताई के बाद में भी लवणों का निचालन हो जाता है, लवण एकत्रित नहीं होते। ये तो हो गए हमारे भौतिक उपाय। हमें सीधा सीधा सवाल आएगा कि नवलीय मृदा सुधार के कोई 2 या 3 भौतिक उपाय लिखिए, तो 2 या 3 भौतिक उपाय आप इनमें से लिख दोगे। कुरचना या स्क्रिपिकेशन, लवणों का निचालन, जल निकास और गहरी जुताई। ठीक है, भौतिक उपाय अपने कंप्लीट। ऐसे ही मैं बात करूं अगर दूसरे पॉइंट पर, कौन से उपाय हमारे, जैविक उपाय। अब जैविक उपाय से कैसे में पॉइंट आते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे जैविक उपाय कौन कौन से हैं। जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैविक उपाय की। तो अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट है लवणीय मृदा सुधार के जैविक उपाय। जैविक उपाय में 3-4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं जहां से सवाल आते हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं उनके बारे में ही मैं बात करूंगा। एक तो हमें दे रखा है सीरा एवं प्रेस मड। कौन कौन से दे रखे हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। एक क्या दे रखा है हमें, एक दे रखा है सीरा व प्रेस मड। सर ये सीरा और प्रेस मड क्या होते हैं, ये गन्ना से बनाए जाने वाले उत्पाद होते हैं, सीरा और प्रेस मड का उपयोग। ठीक है, दूसरी में अगर बात हो, हम क्या करते हैं, हम हरी खाद का उपयोग करते हैं, हरी खाद या विभिन्न प्रकार की वनस्पति का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कटाली खरपतवार का उपयोग करेंगे। मैंने 3 पॉइंटों में समेट दिया। ठीक है, कटाली खरपतवार का उपयोग। अब तीनों पॉइंटों को समझो। आपसे सवाल पूछा जाएगा सीरा और प्रेसमड का सबसे पहले जैविक नियंत्रण में, जैविक सुधार में किसने उपयोग किया, तो ध्यान रखना डॉक्टर नीलरतन धर। किसने किया था, डॉक्टर नीलरतन धर ने। इसका उपयोग मृदा सुधारक के रूप में किसने किया, डॉक्टर नीलरतन धर ने किया। हरी खाद और वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो जैसे ढेंचा का रस, ढेंचा, ठीक है, इस ढेंचा का जो रस होता है, रस, इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, लगभग 4 होता है। कितना, 4। तो इसका उपयोग जब हम करेंगे, इसको जब हम खेत में उगाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी लवणीय मृदा होगी उसके पीएच को ये कम कर देगा, यानी उसका सुधार हो जाएगा। ठीक है, कटाली खरपतवार का उपयोग कहाँ होता है, क्षारीय मृदा के सुधार में होता है। और ये सवाल हमें कई बार पूछा गया है कि किस खरपतवार का उपयोग क्षारीय मृदा के सुधार में होता है, तो कटाली खरपतवार का। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। क्षारीय मृदा के सुधार में इसका उपयोग कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ये हमारे कुछ क्या हो गए, जैविक उपाय हो गए। सीधा सीधा सवाल आएगा लवणीय मृदा सुधार के जैविक उपाय कौन कौन से हैं, तो सीरा और प्रेसमड का उपयोग, हरी खाद एवं वनस्पति और कटाली खरपतवार। सीरा और प्रेसमड का डॉक्टर नीलरतन धर ने किया। हरी खाद में ढेंचा का रस का पीएच मान 4 होता है। कटाली खरपतवार का उपयोग क्षारीय मृदा में होता है और कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं आगे चलूं नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट क्या है, अगली हमारी तीसरी विधि कौन सी है, कृषि उपाय। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करें कृषि उपाय। कौन कौन से कृषि उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा हम लवणीय मृदा का सुधार कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गौर करना क्या क्या कृषि उपाय हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों का चुनाव। अगर हमें पता है हमारी मृदा लवणीय है तो हम ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जो लवणीय मृदा में उगाई जाती हो। फसल का चुनाव, जैसे मान के चलो जौ है, जैसे मान के चलो ढेंचा है, ये ऐसी फसल हैं जो लवणीय मृदा में उगाई जाती है। दूसरा, हम क्या करेंगे, किस्म का चुनाव। अगर मान के चलो हमें लवणीय मृदा में गेहूं उगाना है, तो गेहूं उगता नहीं है लवणीय मृदा में, लेकिन आपको उगाना है तो उसकी एक किस्म आती है। जैसे गेहूं की बात करूं तो कौन सी आती है, K65 या खराचिया 65, ये लवणीय मृदा में उगाई जाती है, तो हमने किस्म का चुनाव किया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लगते हैं बीज दर। बीज दर,
जब भी हम किसी फसल को लवणीय मृदा में उगाते हैं, बीज दर क्या ली जाती है? बीज दर 15 से 20% अधिक ली जाती है। और आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि लवणीय मृदा में बीज दर लेते हैं तो 15 से 20% अधिक लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं बीजोपचार। जब भी हम लवणीय मृदा में कोई फसल उगाते हैं, कोई सी भी फसल उगाएं तो उगाने से पहले किसके द्वारा बीजोपचार करते हैं? लवण द्वारा करते हैं। और लवण की कितनी मात्रा से करते हैं? तो 0.1%। लवण की लगभग 0.1% मात्रा से क्या किया जाता है? बीजोपचार किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा? बीजों का जो अंकुरण है वो ज्यादा होता है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि लवणीय मृदा सुधार के कृषि या सस्य उपाय कौन कौन से हैं? तो ये कृषि या सस्य उपाय हो गए। फसल का चुनाव, किस्म का चुनाव, बीज दर, और कौन सा हुआ? बेसिकली बीजोपचार हुआ। ठीक है, कैसे उपाय हैं? ये बेसिकली कृषि उपाय हो गए। और मैं अगर बात करूं और कौन सा हो सकता है, और यहाँ पर सिंचाई भी हो सकती है। सिंचाई, अब सिंचाई हम किस विधि के द्वारा करेंगे? वो एक में अगर बात करूं बुवाई की विधि, जैसे कुओं में हम बुवाई करें तो बेसिकली लवणों का प्रभाव कम होगा। ठीक है, सिंचाई एवं बुवाई की विधि, ये भी क्या है? कृषि उपाय। तो ये कृषि उपाय अपने कंप्लीट हो गए। पॉइंट क्या बचा? अब बचा बेसिकली रासायनिक उपाय। अब रासायनिक उपाय कौन कौन से हैं? तो रासायनिक उपाय में हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जनरली अगर मैं रासायनिक उपाय की बात करूं या रासायनिक नियंत्रण की बात करूं, यहां से बहुत सारे सवाल हमें आते हैं। रासायनिक नियंत्रण, थोड़ा सा गौर करोगे। रासायनिक नियंत्रण में हम 3 प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं और हमें यहां से सवाल भी आता है, सर वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो मैं अगर बात करूं अधिक जल विलेय, या मैं कह सकता हूं जल विलेय। जल विलेय यानी ऐसे लवण जो पूरी तरह से जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, एक में अगर बात करूं तो अल्प विलेय। अल्प विलेय यानी अच्छी तरीके से नहीं घुलते। ठीक है, या अविलेय। एक में अगर बात करूं तो अम्ल। अम्ल। ठीक है, 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है वो लवणीय मृदा के सुधार में होता है। अब तीनों को समझ लो। जल विलेय में कौन सा आता है? बेसिकली जिप्सम आता है। जिप्सम और फास्फोजिप्सम कैसे हैं? तो ये बेसिकली जल विलेय हैं। जिप्सम हो गया और कौन सा हो गया? फास्फोजिप्सम हो गया। ठीक है, अगर मैं अम्ल विलेय की बात करूं, इसमें कौन सा आता है? चूना आता है, चूना और इसके यौगिक। अगर मैं अम्ल विलेय की बात करूं तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें बेसिकली गंधक आता है, गंधक। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछा जाए जल विलेय लवण कौन सा है, तो जिप्सम फास्फोजिप्सम में जल विलेय है। अल्प विलेय कौन सा है? जल में चूना है। अम्ल विलेय कौन सा है? तो गंधक है। ठीक है, ये आपके रासायनिक नियंत्रण हो गए। अब हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिनके खूब सारे सवाल हमें आते हैं। मान के चलो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जिप्सम के बारे में, पहला पॉइंट में क्या लगा लूं? पहला पॉइंट मान के चलो मैंने लगाया यहां पर जिप्सम। जिप्सम कैसे कैसे सवाल आता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं लेके चलूंगा आपको। सबसे पहला सवाल हमें क्या आएगा? सबसे पहला सवाल हमें आएगा जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र, तो याद रखना जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बेसिकली CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम होता है इसमें 23%। ठीक है, जिप्सम के अंदर सल्फर कितना होता है? ये होता है 18.6%। 18.6%। ठीक है, जो मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम हम उपयोग में लेते हैं उसकी शुद्धता कितनी होती है? तो उसकी शुद्धता होती है बेसिकली
80%। ठीक है, जिप्सम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मृदा सुधारक के रूप में जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया वो किसने किया? तो बेसिकली याद रखना JW लेदर ने किया, जिसको भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। JW लेदर ने किया। जिप्सम का सबसे पहले मृदा सुधारक के रूप में उपयोग किसने किया? JW लेदर ने किया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा अगर और आगे चलो, नेक्स्ट इसकी कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? जिप्सम की कितनी मात्रा उपयोगी होती है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। इसका प्रयोग कब करते हैं? अगर मैं प्रयोग की बात करूं तो प्रयोग कब किया जाता है? बुवाई से 10 से 15 दिन पूर्व। कब करते हैं? बुवाई से 10 से 15 दिन पूर्व करते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां पाया जाता है? अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप लोग याद रखना सबसे ज्यादा जिप्सम पूरे राजस्थान में कहां है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है। ये सारे सवाल आपको कहां से पूछे जाते हैं? जिप्सम के संबंध में पूछे जाते हैं। जिप्सम की कहानी हमारी क्या हुई? कंप्लीट हुई। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा जिप्सम का सूत्र होता है तो CaSO4.2H2। जिप्सम में कैल्शियम कितना? 23%, सल्फर कितना? 18.6%, शुद्धता कितनी? 80%। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? JW लेदर ने। मात्रा कितनी होती है? 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। प्रयोग कब किया जाता है? बुवाई से 10 से 15 दिन पहले। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में। जिप्सम की कहानी कंप्लीट हो गई। अब मैं अगर बात करूं दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बेसिकली पाइराइट। पाइराइट, हमें पाइराइट के संबंध में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं हम गौर करेंगे। सीधा सीधा सा हमें सवाल पूछा जाएगा बेसिकली पाइराइट का सूत्र क्या होता है? पाइराइट का सूत्र तो हम याद रखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा? FeS2। क्या होगा? FeS2। ठीक है सर। बेसिकली में अगर बात करूं पाइराइट के अंदर सल्फर कितनी मात्रा में होता है? तो लगभग 22%। पाइराइट के अंदर आयरन कितनी मात्रा में होता है? तो वही लगभग 22%। दोनों की मात्राएं लगभग बराबर होती हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं राजस्थान में सबसे ज्यादा पाइराइट कहां पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में पाइराइट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? सीकर में पाया जाता है। पाइराइट मुख्य रूप से राजस्थान में कहां पाया जाएगा? सीकर में पाया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी इंपोर्टेंट तो में सवाल आएगा पाइराइट की जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा कितनी होगी? क्या? जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक। अब आप कहोगे सर ये जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा क्या होती है? जैसे मान के चलो कोई मृदा कैसी है? लवणीय। कोई मृदा लवणीय है और उस लवणीय मृदा में हम किसका उपयोग करें? जिप्सम का। कितना? 100 किलोग्राम। मान के चलो किसी मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम की 100 किलोग्राम मात्रा का उपयोग होता है और हमारे पास जिप्सम नहीं है तो हम किसका उपयोग करेंगे? पाइराइट का। तो 100 किलोग्राम जिप्सम के स्थान पर पाइराइट की जितनी मात्रा का उपयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा कहेंगे। अब जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा की बात करूं तो पाइराइट दो प्रकार का होता है। एक तो पाइराइट होता है 20%, ठीक है, और एक पाइराइट होता है बेसिकली 30%। जो 20% पाइराइट आता है उसकी जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा होती है 0.93 क्विंटल यानी 93 किलोग्राम, और जो 30% वाला होता है उसकी होती है 0.63 क्विंटल यानी कितनी? इसकी होगी तो बेसिकली 63 किलोग्राम। 100 किलोग्राम जिप्सम के स्थान पर पाइराइट की 63 या 93 किलोग्राम मात्रा का उपयोग किया जाता है। इतनी सारी बातें हमें पाइराइट के संबंध में आएंगी। सूत्र क्या है? FeS2, सल्फर 22%, आयरन 22%, राजस्थान में सबसे ज्यादा, सीकर में
जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा तो 0.63 या 0.93। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं और आगे चलूं। अब पाइराइट करता क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पाइराइट मृदा का सुधार कैसे करता है। तो पाइराइट में क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, धनायन होता है। Fe क्या है, धनायन है। और मृदा जो लवणीय है उसके अंदर भी धनायन है। कौन कौन सा, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये आयरन क्या करेगा, मृदा की सतह से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को हटा देगा, खुद जाकर के चिपक जाएगा। तो मृदा का पीएच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और लवणीय और क्षारीय मृदा का क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। क्लियर सी बात है, रटने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है बेसिकली गंधक। गंधक या इसको क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। इसके संबंध में आप याद रखना, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गंधक या सल्फर का मृदा सुधारक के रूप में सीमित उपयोग क्यों किया जाता है। यह सवाल आपको आता है, सीमित उपयोग क्यों किया जाता है। सीमित उपयोग यानी ज्यादातर इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इसके दो हमारे पास में जवाब होंगे। पहला जवाब क्या है, ये क्या होता है, ये महंगा होता है। कैसा होता है, ये महंगा होता है। ठीक है, दूसरा ये कैसा होता है, ये दाहक होता है, ये आग पकड़ लेता है। महंगा होता है, दूसरा दाहक होता है यानी आग पकड़ लेता है। तीसरी में अगर बात करूं, ये अम्लीय मृदा बना देता है, मृदा को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। तो इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम मात्रा में किया जाता है। आप लोगों से सवाल पूछेगा सबसे महंगा मृदा सुधारक कौन सा है, तो गंधक। सबसे सस्ता मृदा सुधारक कौन सा है, तो जिप्सम। जिप्सम सबसे सस्ता मृदा सुधारक है, गंधक सबसे महंगा मृदा सुधारक होता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछे गंधक का मृदा सुधारक के रूप में सीमित उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, महंगा होता है, दाहक होता है और अम्लीय होता है। ठीक है, अब एक और सवाल आपको आएगा। सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इसकी जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा कितनी होती है। सवाल कहां से आएगा, इसकी जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा, जिप्सम तुल्य मृदा सुधारक मात्रा कितनी होगी। तो आप याद रखना, इसकी होती है बेसिकली 0.18 क्विंटल। यानी जहां जिप्सम की 100 किलोग्राम मात्रा का उपयोग होता है, वहां पर गंधक की मात्र 18 किलोग्राम मात्रा का उपयोग होगा। तो ये सवाल हमें आते हैं बेसिकली गंधक के संबंध में। एक लाइन में और आपको बता दूं, एक आता है हमें फास्फोजिप्सम, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको लिखा देता हूं, फास्फोजिप्सम। फास्फोजिप्सम क्या होता है आप लोग समझ लो बस एक लाइन। ये क्या है, ये जिप्सम का उप उत्पाद है। तो आपसे इतना सा सवाल पूछा जाता है कि जिप्सम का उप उत्पाद कौन सा है, जिप्सम का उप उत्पाद। तो जिप्सम का उप उत्पाद कौन सा होता है, फास्फोजिप्सम होती है। ये बात आप लोग और अपने ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये आपका लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार का पॉइंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने कितने सुधार के उपाय पढ़े, बेसिकली 4 पढ़े, चारों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। भौतिक हो गया, जैविक हो गया, कृषि हो गया और यहाँ हमारा ये रासायनिक नियंत्रण भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने लवण प्रभावित मृदाओं के गुण या प्रभाव पढ़े, फिर उससे पहले हमने विनम्यशील सोडियम प्रतिशतता को पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है, इस चैप्टर का एक तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा बचा हुआ है लवणीय जल और क्षारीय जल और उसके प्रबंधन के उपाय, और एक कुछ हमारी शब्दावली बची हुई है। 2 प्रमुख शब्दावली हैं, एक RSC रेजुडिशियल सोडियम कार्बोनेट, एक SAR सोडियम एडोप्टेशन रेशियो। तो उन 2 शब्दावली और लवणीय और क्षारीय जल के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो चैनल को लगातार देखते रहिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अगली क्लास के साथ में, और वहां पर हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में जो पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, और कल ये हमारा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, मुझे लगता है क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।